दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह और जियोग्राफी की अगली सीरीज में मैं आज आपको जो उत्तर का विशाल मैदान पिछले लेक्चर में बताया था उसका प्रादेशिक विभाजन, आज हम उसके संरचना के आधार पर विभाजन की बात करेंगे। मैंने बताया था कि आज हम जिन टॉपिकों पे बात करेंगे, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, कांप प्रदेश, रेह, भूड़, शंकु व डेल्टा के बारे में। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे और थोड़ा सा इमेजिन करिएगा जिन चीजों को मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अपन देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रदेश दिख रहा है भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश की बात करते हैं। अब जितनी भी हिमालयी नदियां हैं दोस्तों, हिमालयी नदियां काफी ऊंचाई से निकलती हैं, इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, तो इनमें लगातार वर्ष भर जल बना रहता है। अब जो ये नदियां होती हैं ये एक ही समय पर तीन अवस्थाओं में जीती हैं। जब ये पर्वतों पर रहती हैं या पर्वतों से निकलती हैं तब ये छोटे बच्चे की भांति चंचल रहती हैं, है ना। इनमें क्या रहता है, बहाव तेज रहता है, कटान ज्यादा करती हैं। फिर ये कहां उतरती हैं, पर्वतों से मैदानों में। मैदानों में जब ये आती हैं तो यह एक सामान्य इंसान या हम कहें प्रौढ़ इंसान की तरह बर्ताव करती हैं। इनका बहाव शांत हो जाता है तथा जो जल क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। फिर जब ये सागरों में मिलने वाली होती हैं तो ये एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं और एकदम जीवन के अंतिम पड़ाव में। तो जब ये समुद्रों में मिलने वाली होती हैं तो इनमें बहाव क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और उस बहाव के कम होने से जो अवसाद हैं वो सागर तट में क्या हो जाते हैं, यहां वहां बिखर जाते हैं काफी दूर तक, जिनको हम डेल्टा कहते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि नदियों द्वारा बनाए गए इन क्षेत्रों की, कि आखिर ये क्या है, नदियां इनका निर्माण क्यों करती हैं। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा भाबर प्रदेश। जैसा कि पीछे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, भाबर प्रदेश जो होता है वो पर्वतों के गिरिपाद क्षेत्र, गिरिपाद मतलब जैसे पर्वत का जो निचला क्षेत्र होता है, बेस, वहां पर बनता है आपका भाबर स्ट्रक्चर। अब भाबर है क्या दोस्तों, तो भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े क्या रहते हैं, आपके पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, बजरी रहती है तथा इनका क्या होता है, जमाव होता है। अब अगर अपन बात करें तो देखें कि जैसे ये हिमालय है, कोई पर्वत है, इससे नदी निकली। अब जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगी तो जो अवसाद अपने साथ काट के लाई होगी वो यहीं पे क्या कर देगी, डंप। जो भारी अवसाद होंगे वो वहीं पे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समतल पर मैदानी भाग का जो शुरुआत पार्ट होता है वहां पर नदियां इसका क्या करती हैं, जमाव करती हैं। इसमें कुछ बड़े कंकड़ रहते हैं, कुछ छोटे कंकड़ रहते हैं और बजरी रहती है। तो जो भारत में भाबर प्रदेश का निर्माण हुआ है वो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई अपन बात करें, कितने एरिया में ये विस्तृत है, तो बहुत ज्यादा नहीं, 8 से 10 किलोमीटर एरिया में ये क्या है, विस्तृत है भाबर प्रदेश। अगर आपने कोई झरना देखा होगा तो झरना जहां पे गिरता है दोस्तों, वहां पर क्या करता है, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर क्या रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। और वो जब पत्थर ऊंचे हो जाते हैं तो वहां पे जल क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। बरसात के टाइम में तो झरने स्पष्ट जल दिखाई देता है, पर गर्मियों में जल कहां चला जाता है, उन पत्थरों के नीचे चला जाता है। सेम उसी तरह इन नदियों का जल इस भाबर प्रदेश में क्या होता है, इन पत्थरों के नीचे रहता है और नदियां एक प्रकार से अदृश्य अवस्था में क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। भाबर क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होता है, ये क्या होता है, बंजर होता है, यहां पर खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भाबर प्रदेश का जो निर्माण भारत में हुआ है वो हिमाचल प्रदेश, अपन जम्मू कश्मीर से चालू करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल का तराई वाला एरिया, यहां क्या बना है, भाबर प्रदेश। कितनी लंबाई में बना है दोस्तों, तो 8 से 10 किलोमीटर की इसकी क्या है, मोटाई है ना। और बात करें तो ये सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक क्या बना है, आपका भाबर प्रदेश बना है। जैसे कि आप पीछे डायग्राम में देखे होंगे, भाबर के बाद आता है तराई, तराई के बाद अपन देखेंगे तो अपना क्या मिलेगा, बांगर, बांगर के बाद खादर प्रदेश मिलेगा। ठीक है, तो अपना पहला कंप्लीट हो गया, कौन सा दोस्तों, भाबर प्रदेश। अब दूसरा आता है तराई प्रदेश, जस्ट भाबर के नीचे, भाबर के ठीक लगा हुआ, ये भी क्या है, एक अनुपजाऊ एरिया है। अब इसे तराई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो समतल मैदान है, जो क्या होता है, अपना समतल मैदान होता है, उसका जो दूर छोर एरिया होता है, दूर सुदूर एरिया, उसे अपन क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। अपन न्यूज में पढ़ते हैं कि तराई क्षेत्र में डाकुओं का आतंक है। वो तराई क्षेत्र एग्जैक्टली जो पर्वत
और मैदान के बीच का क्षेत्र उसे अपन क्या बोलते हैं, तराई। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अपना क्या बन गया था, भाबर क्षेत्र बन गया था, और भाबर से ही लगा हुआ क्या बनता है, तराई क्षेत्र बनता है। तराई क्षेत्र में क्या होता है, जो नदियों का जल नीचे जा चुका होता है पत्थरों के, वो तराई क्षेत्र में वापस दिखने लगता है। ठीक है, नदियां मैदान में आ गई हैं तो क्या करती हैं, फैलाव करती हैं, और इस तराई प्रदेश में नदियां फैलाव के कारण कई दलदलों का निर्माण करती हैं। तो तराई के कुछ क्षेत्रों में हम साफ सफाई करके पिस्ते और खाद का प्रयोग करके अपन थोड़ा बहुत खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो तराई भी क्या मिलेगा आपका, समतल मिलेगा। किसके समतल मिलेगा, भाबर प्रदेश के समतल मिलेगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 15 से 30 किलोमीटर। भाबर से क्या है, ये ज्यादा चौड़ा है, इसकी कितनी थी 8 से 10 किलोमीटर, और तराई क्षेत्र की कितनी होती है 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, कहां कहां मिलेगा, इनको अपन क्या बोलते हैं, निम्न समतल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, निम्न मतलब नीचा, और समतल मैदान बोलते हैं। तो ये दूसरा था क्या आपका, तराई प्रदेश। ठीक है, तीसरा आता है आपका कांप प्रदेश। कांप मतलब एक प्रकार से हम समझते हैं कीचड़, और यहां पर ये जो कांप है ये किसका कीचड़ है, गंगा नदी का कीचड़ है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का जो हिमालय से निकलती हैं। अब इस कांप को हम दो भागों में दोस्तों डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं बांगर प्रदेश, और जो दूसरा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि बांगर और खादर क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं बांगर और खादर क्या होता है। बांगर की बात करते हैं, तो जो बांगर क्षेत्र होता है यह मैदान का ऊंचा भाग होता है। जैसे दोस्तों कोई नदी है, क्या हो गई, कोई नदी हो गई, अब नदी क्या है, ये इसका मेन स्ट्रीम है। अब बरसात में जब इसमें बाढ़ आती है तो ये जो मेन स्ट्रीम है ये एक्सटेंड होके कुछ दूर तक चली जाती है। क्लियर, कहां तक चली गई, कुछ दूर तक। अभी ये बांगर प्रदेश नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, जब बहुत पहले ये नदियां बहती थी तो इनका जो क्षेत्र होता था बहुत बड़ा बहाव क्षेत्र होता था। बहुत बड़ा बहाव क्षेत्र में क्या करती थी, ये काफी बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी। ठीक है दोस्तों, यहां तक मान लीजिए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनका क्या हो गया, दायरा सिमटता गया। अब प्रत्येक वर्ष जहां तक बाढ़ पहुंचती है वो पहले पुराने क्षेत्र में नहीं पहुंचती थी। तो जो गंगा की पुरानी कांप है, जो किसकी दोस्तों, गंगा की पुरानी कांप है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि मैदानी नदियों की जो पुरानी कांप है, पुराना एरिया है जहां पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंच पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर प्रदेश। ये उपजाऊ क्षेत्र होता है तथा इसमें क्या की जाती है, खेती। अपन देखेंगे यूपी और बिहार का ज्यादातर हिस्सा आपका किस में आएगा, बांगर प्रदेश में आएगा। इसमें क्या रहता है, इसमें चूने की अधिकता रहती है। तो चूने की अधिकता के कारण ये क्या करता है, पानी अधिक सूखे रहता है। ठीक है ना। अब पानी अधिक सोखे रखेगा तो जमीन क्या होगी, नम रहेगी। नम रहेगी तो उसमें क्या होगा, उपजाऊ अच्छी रहेगी। ठीक है ना, फसलें क्या होंगी, बड़ी होंगी। परंतु बांगर की बात करते हैं तो खादर की अपेक्षा बांगर प्रदेश कृषि के लिए ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। हालांकि होता है पर खादर की अपेक्षा अपन देखेंगे तो बांगर प्रदेश बहुत अधिक उपजाऊ दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका खादर प्रदेश। क्या होता है, तो खादर प्रदेश किसी भी मैदानी नदी में, खासकर बात करें उत्तर भारत की मैदानी नदियों में, जो प्रत्येक वर्ष बरसात के समय बाढ़ आती है और जो बाढ़ का पानी जिन जिन क्षेत्रों तक पहुंचता है, जैसे नॉर्मल अपन देखें बड़ी नदी गंगा नदी, तो उसका जो पार्ट होता है वो 2 से 3-4 किलोमीटर का होता है, जो नॉर्मली होता है। पर जब बाढ़ आती है इसमें तो ये पार्ट जाके 10-10, 15-15 किलोमीटर तक होता है। कोसी नदी तो इतना ज्यादा मार्ग बदलती कि उसका पार्ट ही नहीं पता चलता कि उसके किनारे कहाँ हैं। तो जहां तक ये बाढ़ का पानी पहुंचता है वहां पर क्या होता है, अवसाद जमा होता है। अवसाद अब क्या है, तो अवसाद दोस्तों अपन देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म रहेंगे, मृत पशुओं के, पेड़ पौधों के। इसके अलावा क्या रहेगा, वो जो बड़ी चट्टान थी वो घिस घिस के छोटे छोटे बालू के रूप में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बालू, मिट्टी, जीवाश्म, ये मिला के क्या बनाते हैं, कांप, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। तो ये अवसाद हर साल बिछते जाते हैं। हर साल बिछते हैं तो क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी उपजाऊ होती है तो कृषि क्या होती है, बढ़िया होती है। तो खादर प्रदेश कृषि के रूप से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। ज्यादातर जो कृषि उत्पादकता है वो किस में मिलेगी आपको, खादर प्रदेश में मिलेगी। इसे अपन नवीन जलोढ़ भी बोलते हैं। जलोढ़ क्या है, तो जल द्वारा जो बहा कर लाया गया अवसाद है उसे अपन जलोढ़ बोलते हैं और इसी से बनती है जलोढ़ मिट्टी। तो पूरा उत्तर भारत का जो मैदान है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो जो बांगर है वो क्या है आपका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और जो खादर है वो क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सबसे उपजाऊ कौन सा है, उपजाऊ खादर प्रदेश है। इसके बाद आता है रेह। अब अपन देखते हैं कि रेह क्या होता है। तो रेह की बात करें, आप देखे होंगे कि यदि किसी भूमि पर लगातार सिंचाई की जाए या जल प्रवाह बना रहे तो जब पानी सूखता है तो उसमें सफेद सफेद एक परत दिखाई देती है। वो परत जो रहती है उसे अपन क्या कहते हैं, नमक की परत रहती है। हालांकि उसमें प्योर नमक नहीं निकलता है, एग्जैक्टली कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, NaCl की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जो नमक की चादर बिछ जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। यह अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में अपन देखेंगे तो अपन को रेह क्षेत्र क्या होगा, दिखाई देगा, क्योंकि वहां सिंचाई की अधिकता के कारण भूमि पर एक नमक की परत बिछ गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हुआ आपका, रेह स्ट्रक्चर हुआ। रेह कैसा रहता है, शुष्क क्षेत्र रहता है। दो क्षेत्र होते हैं, एक शुष्क एक नम। शुष्क मतलब सूखा, जहां पर आपका ह्यूमिडिटी नहीं रहती, और नम में क्या रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला आता है भूड़ प्रदेश। कौन सा आता है, भूड़ प्रदेश। अब एग्जैक्टली अपन देखेंगे कि भूड़ है क्या। तो अपन अगर बात करें दोस्तों तो भूड़ को देखेंगे तो अपन गांव या ऐसे पहले गांव में अपन कचड़ा इकट्ठा करते थे एक जगह, उसको अपन घूर बोलते थे। वहां पर क्या करते थे, डेली का कचड़ा जो घरों को निकलता था डालते जाते थे तो एक शंकुनुमा स्ट्रक्चर बनता था। ठीक है, छोटा सा शंकुनुमा स्ट्रक्चर बनता था। ऐसे इन नदियों के जो मैदानी भाग हैं वहां पर जो पत्थर हो गए हैं, जो पत्थर चट्टान छोटी छोटी हैं वो क्या हो गई हैं, जल बहाव कारण इकट्ठा हो गई हैं एक जगह पे, और उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंकड़ चट्टान पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भूड़ क्या होता है, ऊपर की मुलायम मिट्टी क्या हो गई, कट गई, बहाव से नष्ट हो गई, और नीचे के जो पत्थर बचते हैं वो क्या बनते हैं, अपना भूड़। इसे हम बालू के ढेर भी कह सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है कौन सा, शंकु। शंकु से स्पष्ट है कि शंकु को अपन क्या बोलते हैं, शंकु को अपन कोन बोलते हैं। अगर फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो शंकु अपन को कई प्रकार के दिखाई देंगे, पर अभी अपन को शंकु के प्रकार नहीं देखते, शंकु एग्जैक्टली होता क्या अपन को वो देखना है। तो एक बात ध्यान रखिए, विशेष बात है, ध्यान रखिए कि जब नदियां पर्वतों से मैदानी भागों में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, तब ये निर्माण करती हैं किसका, शंकु का। ध्यान रखिएगा, जब नदियां पर्वतों से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तब किसका निर्माण करती हैं, शंकु का निर्माण करती हैं। शंकु डेल्टा में दो अंतर है दोस्तों, शंकु नदियों का शुरुआती भाग में बनता है जबकि डेल्टा अंतिम भाग में बनता है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तब डेल्टा बनाती हैं, और जब पर्वतों से मैदान में उतरती हैं तब शंकु बनाती हैं। अब शंकु है क्या, अब देखिए कोई नदी यदि किसी पहाड़ से उतरेगी तो वो क्या है, फैलेगी। उतरेगी तो क्या है, फैलेगी तो ये क्या बनाएगी, एक स्ट्रक्चर बनाएगी जहां दूर तक क्या होंगे, इसके अवशेष क्या होंगे, फैले होंगे। तो ये आपको शंकुआकार दिखाई दे रहा है। तो शंकु का जो अगला भाग है वो कैसा है, कोनिकल शेप में है। पर्वतों की ओर अगर देखेंगे तो मुंह क्या होता है, सकरा होता है, जबकि मैदानों की ओर इसका मुंह क्या होता है, चौड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सकरा होता है और मैदानों के साइड क्या होता है, चौड़ा होता है। तो शंकु में ध्यान रखिएगा। अब शंकु के अलावा और होता क्या है, तो शंकु को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जलोढ़ पंख भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नदियां जलोढ़ पंख का निर्माण कब करती हैं, तो जब वो पर्वतों से मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तब वो जलोढ़ पंख का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब इसको पंख क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पंखे आकार का होता है। ये अपना फैन नहीं, जैसे चिड़िया विड़िया का पंखा देखेंगे तो उसका एक सिरा कोनिकल रहता है, दूसरा सिरा फैला हुआ रहता है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंखु बोलते हैं। इसमें जो शंकु होते हैं, शंकोन, वो कई प्रकार के होते हैं, मिश्रित शंकु भी होते हैं अपना। ठीक है, तो अब कौन कौन सी नदियां शंकुओं का निर्माण करेंगी, तो जितनी भी हिमालयी नदियां हैं
वो क्या करती हैं, शंकुओं का निर्माण करती हैं। इसके अलावा और भी कोई नदियां हैं जो ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, वो भी क्या करती हैं, आपका शंकुओं का निर्माण करती हैं। अब ये शंकु ज्यादातर आपको कहां दिखाई देंगे, तो बिहार में एक नदी है, गंडक नदी है दोस्तों। गंडक नदी में आपको शंकुआकार स्ट्रक्चर ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आखिरी आता है डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा भी एक निम्न मैदान अपन कह सकते हैं। जैसे ही नदियां कहां मिलती हैं, अपना सागर तल में मिलती हैं। यहां मान लीजिए सागर है, तो ये क्या बनाती हैं, इसके पहले डेल्टा। अब आपको दो चीजें मैं बता देता हूं, एक नाम होता है एस्चुरी और एक नाम होता है डेल्टा, ठीक है। भारत में दो नदियां बनती हैं, एक एस्चुरी बनाती हैं, एक डेल्टा बनाती हैं। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो ज्यादातर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वार नद मुख कहते हैं, एक नदी छोड़ के सिंधु नदी। और जो नदियां पूर्वी क्षेत्र में गिरती हैं या पूर्वी तट पर गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा और एस्चुरी कैसे बनते हैं, तो एस्चुरी में क्या होता है, सागर तल नीचा होता है और स्थल क्या होता है, ऊंचा होता है। अब जब नदी आती है तो डायरेक्ट गिर जाती है, तो वो डेल्टा नहीं बना पाती है। जबकि अपन डेल्टा की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये सागर तल है और यहां से नदी इस ऊंचाई से आई यहां से, अब जब ये यहां आएगी तो ये यहां पे क्या मिलेगा, समतल भाग जो समुद्र के तल के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, जल का बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो जो अवसाद नदियां अपने साथ लेकर आती हैं वो उसको सागर तल तक नहीं ढकेल पाती हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लेन पर जमा होने लगता है। जैसे ये नदी आई, अब यहां पे क्या की, अपना अवसाद जमा कर दी। अब अवसाद जमा कर दी तो एक टापू टाइप का बन गया। अब इससे दो धाराएं क्या हो गई, बट गई। ऐसे एक टापू यहां बना, एक टापू यहां बना, ऐसे कई टापू दोस्तों बनते हैं और इस पूरे टापू इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा, भारत और बांग्लादेश के बीच सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, गंगा नदी, ये सब किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो अपन ने मेन स्ट्रक्चर देख लिए, भाबर क्या है, तराई क्या है, कांप क्या है, रेह, बूढ़, शंकु और डेल्टा। ध्यान रखिएगा शंकु डेल्टा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे भाबर, बांगर और खादर तीन इंपॉर्टेंट हैं। तो भाबर सबसे पहला स्ट्रक्चर, जैसे ही नदियां पर्वतों से मैदान में प्रवेश करती हैं तो भाबर क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये उपजाऊ नहीं होता है। चौड़ाई कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर। फिर उसी के दक्षिण में क्या होता है, तराई प्रदेश होता है। फिर क्या आता है, कांप क्षेत्र। कांप क्षेत्र के दो भाग हैं, बांगर और खादर। बांगर कम उपजाऊ है, खादर अधिक उपजाऊ है। बांगर क्या होता है, नदियों से दूर क्षेत्र बनता है, जबकि खादर क्या होता है, आपका नदियों के नजदीक बनता है, ठीक है। फिर देखते हैं रेह, जिस भूमि पर नमक की परत जमी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेह बोलते हैं। भूड़ क्या होता है, जहां पर ऊपर की मुलायम मिट्टी कट जाती है और नीचे के कंकड़ पत्थर एक जगह जमा हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। शंकु क्या होता है, शंकु जब नदियां हिमालय से या पर्वतों से मैदान में प्रवेश करती हैं तब उनके अवसाद जमा हो जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। और डेल्टा क्या है, तो नदियां जब सागर तल में मिलती हैं तो कम बहाव के कारण क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी की बात करें तो भारत में कौन कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, तो सबसे प्रमुख कौन सी है आपकी, नर्मदा। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी। और जो पश्चिमी घाट में नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं वो भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, स्थलखंड है इधर, और इधर क्या है, सागर, ठीक है। अब नदी जब इस तल से बहते हुए आएगी तो ये क्या होगी, डायरेक्ट गिरेगी, ठीक है ना। तो यहां पर अवसाद क्या होते हैं, जमा होते जाते हैं। अवसाद जो जमा होते हैं इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। लड़कों में बहुत डाउट रहता है छात्रों में कि एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है, तो आज आप समझ लीजिए एस्चुरी क्या है और डेल्टा क्या है। इसके बारे में हम बृहद रूप से फिजिकल जियोग्राफी के जब अपने लेक्चर इसमें डलेंगे प्लेलिस्ट में तो उस पर अपन ध्यान से समझेंगे कि एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है। तो ये उत्तर भारत का
विशाल मैदान का आज लेक्चर क्या होता है समाप्त होता है। इसके हमने 2 पार्ट में बनाए हैं, तो दोनों पार्ट आप विशेष रूप से देखें। जल्द ही हम जितने अभी तक टॉपिक हो गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपको जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है जियोग्राफी के वो उसमें देने हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और जियोग्राफी पढ़ते रहिए। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।